चले तो स्टार्ट करें। 9:95 हो गया। हाय शुभम। चलो तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। So today we got two new joining, अनुराग एंड सागर। सो एटलीस्ट तुम लोग 5 मिनट का, सॉरी 5 मिनट बोल रहा हूँ मैं। कुछ एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन अपने बारे में दे दो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, और प्लस कौन सा टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो और क्या। तो एटलीस्ट छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे दो। फर्स्ट स्टार्टिंग Hi, फ्रॉम सागर। hi there, Sagar this side. Actually, I belong from the birth of Aryabhat, which is Bihar. Currently, I am in third location and learning new skills like React and React Native. Apart from that, currently I am working in Tech Mahindra, but the profession is non-tech, so that's why I am learning new skills. Like I already learned some skills like JavaScript and Python, as well Java, and learning some basic skills like Spring Boot as well. So I just go to the application developer and learn some React Native, basic React Native. That's it. ओके ग्रेट। कमिंग। Hello, Anurag Dwivedi here. I am pursuing my BSc IT from SIS College in Mumbai, and also focusing on skill-oriented subjects like Java and C++, following OOTS and DSA concepts. ओके। सो यू आर इन विच ईयर? Third year final. ओ फाइनल ईयर। ओके। तो डीएसए तो अभी लास्ट ईयर में तुम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। एज यू आर इन लास्ट ईयर, सो जो भी लास्ट ईयर में है वो लोग के लिए डीएसए सबसे अभी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट के हिसाब से। तो क्या सीन है, कॉलेज में कंपनीज आती हैं? ऑन कैंपस का क्या सीन है? अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, मगर हम लोग को बोला है कि फॉर्म वगैरह फिल करके रखो, जब कंपनीज आएंगी तो हम वो हमें कांटेक्ट करेंगे। अच्छा। और पहले का क्या सीन है, आते इससे पहले वाले तुम्हारे सीनियर वाले बैच में आए थे हाँ कंपनी? इस हाँ इससे पहले आए थे। अच्छा। HDFC आई थी और TCS आई थी। चलो बढ़िया। लेकिन कॉलेज वाले बोल रहे हैं 2 ईयर से थोड़ा मार्केट डाउन चल रहा है। हम्म। ऐसा कॉलेज वालों का कहना है। ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और शिवम और अभय, अगर इफ यू वांट देन यू कैन आल्सो गिव योर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, otherwise we will start because you guys were joined earlier. So if you want then we can take your description. सर स्टार्ट कर दो आगे। चलो ठीक है। ओके। सर क्या पढ़ रहे हैं बस। सागर, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके, लेट मी म्यूट यू। ओके। तो आज का टॉपिक है, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना तुम लोग को? जी। हाँ, तो आज का टॉपिक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है ना, कि अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन ए पार्टिकुलर फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ इनपुट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक पार्टिकुलर एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम को स्टार्ट होने से लेकर के खत्म होने तक में कितना टाइम लगता है, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये टाइम वो नहीं होता है जो हम लोग नॉर्मली 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट्स पे। जैसे मान लो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ इनपुट्स, मान लो तुम एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो n, ठीक है। n इज इक्वल टू, तुम मान लो तुम 4 दिए हो, ठीक है। तो ये n जो है तुम्हारा, ये इस n नंबर ऑफ इनपुट्स, मतलब मतलब तुम्हारा नंबर ऑफ इनपुट्स 4 है, और इस नंबर ऑफ इनपुट्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है।
ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द इनपुट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ द इनपुट। तो इनपुट के लेंथ पे हमारा डिपेंड करता है कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है। तो कोई भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग एन एन मतलब मान लो कि एन है जो नंबर है, जिसमें कि हम लोग इनपुट ले रहे हैं, वो एन में कुछ भी हो सकता है। ओके। या एरे हो सकता है, उस एरे में कितना नंबर ऑफ आइटम्स है, वो एरे, वो एन का वैल्यू हो सकता है। मान लो एक एरे है, एरे है हमारा यहाँ पे, ये एरे है, और फिर अगर हम लोग 1 2 3 4 5 इसमें ले रहे हैं, तो एक एरे है उसमें एन का वैल्यू क्या होगा, ये एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस 5 के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। ओके। तो इसमें और स्पेस में क्या है कि स्पेस में भी सेम चीज़ है, सेम फंडा है। बस वो है कि अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन द फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट। बस हम लोग को टाइम की जगह पे स्पेस चाहिए, उसमें स्पेस कितना लग रहा है उस पर्टिकुलर फंक्शन को बनाने में। तो कोई कोई एल्गोरिदम ऐसा होता है कि वो स्पेस चाहता है। ठीक है। स्पेस विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा स्पेस वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो हमको एक एक्स्ट्रा स्पेस लगाना पड़ता है। ठीक है। मैं उसका एग्जांपल दूंगा तुम लोग को। तो उस एक्स्ट्रा स्पेस को लगाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं ना, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्स जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो एन पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर यहाँ पाइथन का ऑनलाइन, वेट, प्रोसीड, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना तुम लोग को? Yes, sir. हाँ। तो चलो, वो कोई नया है ना? Okay, so hi Taiba. Actually, we have started our session, and just now we discuss about time complexity and space complexity. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है ना कि द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन ए फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ एन ऑन द लेंथ ऑफ द इनपुट। तो जितना भी पर्टिकुलर एल्गोरिदम को रन होने में कितना टाइम लगा, वो फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ इनपुट, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं यूजर से या इनपुट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलता है। वो ये टाइम ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड। ये वो जो टाइम डिपेंड करेगा वो नंबर ऑफ इनपुट्स पे, लेंथ ऑफ द इनपुट। ठीक है। तो जैसे मान लो एरे में हमारा 5 एलिमेंट है, उस 5 एलिमेंट में हम लोग उसका एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कि एन का वैल्यू 5 होगा, कि मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना है वो एन का वैल्यू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, और फिर स्पेस के बारे में भी मैंने बताया कि स्पेस में द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय एन एल्गोरिदम, सेम फंडा इसका भी होगा कि जितना स्पेस ले रहा है हमारा एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में, वो हमारा उससे पता चलता है कि हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था इसका, यहाँ जाके, तो यहाँ से फिलहाल मैं हटाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एरे है, ठीक है, ARR एक एरे है, और उसमें तुम्हारा 1 है 2 है 3 है 1 है 4 है 5, 2 है और 5 है। ठीक है। ये तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ है, तो इसमें एन एन कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है हमारे पास, तो ARR डॉट लेंथ, जितना लेंथ होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन का वैल्यू हमारा यहाँ पे 7 है। 7. ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या होता है ना, स्पेस का मैं बता रहा हूँ। ओके। तो इसमें क्या, एक क्वेश्चन तुम लोग का आएगा कि मेरे पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो कितने कितने हैं, उसके काउंट हमको इनपुट में भेज आउटपुट में भेजना है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 कितने हैं, 1 हमारे पास 2 है। ठीक है। 1 हमारे पास 2 है। उसके बाद फिर 2 हमारे पास कितना है, 2 भी हमारे पास 2 है। उसके बाद 3 3 हमारे पास 1 है। 4 भी हमारे पास 1 है। और सॉरी सॉरी 1 है। और 4 भी हमारे पास 1 है। और 5 भी हमारे पास 1 है। ठीक है। तो इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा ना, कि अगर मान लो तुम लोग पाइथन में सॉल्व कर रहे हो या नहीं तो जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, तो तुम लोग को क्या करना होगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ओके। जैसे मान लो तुम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेट ओबीजे, ओबीजे इज इक्वल टू, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना के इसको डिफाइन कर दोगे। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में मैं बता रहा हूँ, तो जावा स्क्रिप्ट सब लोग समझते हो ना, कौन उसका सिंटैक्स वगैरह? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, कि इसमें क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। ओके। इस ARR एरे में हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर मान के चलो,
ARR.map, ये आइटम होगा। ओके, और इसमें हम लोग एक लूप लगा, इसमें लूप लगा के आइटम क्या होगा, जो ARR.map करेगा वो लूप लगाएगा, हर बार एक पार्टिकुलर आइटम को टारगेट करेगा। पहली बार में ये चलेगा, दूसरी बार में ये होगा, तीसरी बार में 3 होगा। ओके, तो आइटम का वैल्यू 1 2 3 4 5 जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर हमारा obj.contains, ठीक है, obj.contains हमारा ये आइटम है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको थोड़ा और इजी वे में बताऊंगा, पहले मुझे कोड लिखने दो। अगर हमारा obj.contains आइटम है इसमें, मतलब क्या, कि आइटम जो पहली बार लूप चला तो आइटम इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आइटम का वैल्यू 1 होगा पहली बार लूप चलने पे। अब हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ कंडीशन लगा के कि इफ obj.contains आइटम, कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया है अभी जस्ट, क्या वो 1 आइटम कंटेन कर रहा है? नहीं ना, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एल्स कंडीशन चलेगा। चलो यहाँ पे एल्स कंडीशन लिखते हैं। एल्स हम लोग क्या करेंगे कि ओबीजे में वो आइटम को डालेंगे और उसका वैल्यू 1 सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या किए हम? ये लाइन क्या की हम पता चला? Yes. किसी को डाउट है? चलो बढ़िया। तो ये क्या करेगा ना कि पहले चेक करेगा, शुरू में तो हमारे पास ओबीजी इम्पिटी है, तो हम लोग का जो भी नया आइटम आएगा वो पहले सबसे पहले ओबीजे ऑफ 1। तो अब हमारा ओबीजी में क्या आ गया, अब ओबीजी में हमारा आ गया 1, यहाँ पे आइटम आ गया 1 और 1, क्योंकि ये देखो ओबीजे ऑफ आइटम में आइटम इज इक्वल टू 1 है, तो हम उसको 1 का वैल्यू 1 असाइन कर दिए। तो ऑब्जेक्ट में ऐसे ही स्टोर करते हैं ना हम लोग, 1 ऑफ 1, 1 का वैल्यू 1 है, ये की है और ये पेयर है। ठीक है, उसके बाद फिर जब दूसरी बार लूप चला तो आइटम हमारा कितना हुआ, 2 हुआ, आइटम इज इक्वल टू 2। अब ये कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या मेरा ऑब्जेक्ट में 2 कंटेन है या नहीं, नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या करेगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर ऐड कर देगा जिसका 2 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, मैं एक तुम लोग को डीएसए का क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ये सब पूछते हैं इंटरव्यू में। जैसे मान लो एक्सेंचर पूछेगा तुमसे, और कॉग्निजेंट इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर के रोल के लिए पूछ सकता है। ठीक है, ये बेसिक्स है, समझने के लिए बस देरी है, समझने का देरी है। तो ये क्या हो करता है, ओबीजे डॉट कंटेंट्स आइटम है, पहले चेक करेगा क्या 2 है, 2 नहीं है तो चलो 2 डाल दिया इसमें। ओके, उसके बाद फिर 3, आइटम का वैल्यू 3 आया, तीसरी बार लूप चला, सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, तो कि 3 मेरा ऑब्जेक्ट में नहीं है, चलो तो 3 इज इक्वल टू 1 डाल देगा। ओके, नो, अब यहाँ से समझो, अब मेरा फिर से आइटम इज इक्वल टू 1 हुआ। ओके, आइटम इज इक्वल टू अभी 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे चल पता करेगा कि इफ ओबीजे डॉट कंटेंस आइटम, क्या ओबीजी में 1 है, तो ये चेक करेगा हाँ मेरा 1 है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है कि ओबीजे ओबीजे ऑफ आइटम इज इक्वल टू ओबीजे ऑफ आइटम प्लस 1। देखो क्या किया मैंने, ओबीजे ऑफ आइटम अभी क्या है, ये ओबीजे ऑफ आइटम क्या है, 1 आएगा, 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 1 करेगा ना। ओबीजे ऑफ आइटम ये 1 रिटर्न करेगा, 1 प्लस 1 2, और हम फिर रीअसाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ आइटम। तो ऑब्जेक्ट ऑफ आइटम हमारा देखो ओबीजे ऑफ 1। ठीक है, इस तरह से समझो, ओबीजे ऑफ 1 इज इक्वल टू ओबीजे ऑफ 1 प्लस 1। तो ओबीजे ऑफ 1 हमारा क्या है, ओबीजे ऑफ 1 हमारा 1 है, जो वैल्यू, ये तो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तो 1 प्लस 1 2। तो हमारा क्या करेगा कि अब हमारा क्या करेगा यहाँ पे, ओबीजे ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपडेट कर देगा 1 को हटा के 2। ये चीज समझ में आया या फिर से रिपीट करूँ? किसी को डाउट है तो तुरंत पूछ लेना। एनीवन, आगे बढ़ूँ या फिर से समझाऊँ? सर दोबारा से ऐड कर दिया ये? हाँ, की हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है ना, हमारे पास की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इसमें, इस ऑब्जेक्ट में। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट में की है, तो फिर ये क्या, ये उसमें ऐसा तो नहीं है कि फिर 1 की ऐड कर देगा उसमें, नहीं ना, वो उसमें अपडेट करेगा। ऑब्जेक्ट का यही एक प्रॉपर्टी होता है कि सर, आई हैव अ डाउट। हम्म, सर, अगर ये आइटरेशन रिपीट करेगा उतने बार जो की है वो साइन होगा क्या वापस? हाँ हाँ, अगर तुम्हारे पास मतलब नया एलिमेंट कोई नहीं है,
ठीक है, जो जो इस ऑब्जेक्ट में एलिमेंट है, जैसे ऑब्जेक्ट में एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 और 3 है, ये है और ये है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ये साइन ऑलरेडी इसमें एग्जिस्टिंग है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसमें डायरेक्टली उसमें उसका वैल्यू असाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या कर रहा है कि ये पहले का वैल्यू पड़ रहा है 1, अभी क्योंकि 1 था पहले, और 1 + 1 2, तो फिर ऑब्जेक्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 असाइन कर दे रहा है, तो हम अब हमारा 2 हो गया। बात समझ में सर आई? समझ इसमें की देखेंगे या वैल्यू देखेंगे जब ये चलेगा? इसमें तो वैल्यू। ये तो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, देखो ऑब्जेक्ट ऑफ आइटम ये जो होगा नहीं वो नहीं, वैल्यू रिटर्न करेगा। जो ऊपर ऑब्जेक्ट है जो हाँ ओबीजे, हाँ हाँ, उसमें की वाला देखेगा या वैल्यू वाला देखेगा इसमें? वैल्यू देखो। वैल्यू वैल्यू। दिखेगा ना। हाँ वैल्यू दिखेगा ना। ठीक है, ठीक हम्म। है सर। ठीक है, तो अब अब हम लोग यहाँ पे आ गए थे, जब लूप चला। अब फिर नेक्स्ट बार जो लूप चला, तो नेक्स्ट बार जो लूप चला तो हमारा 4 आया, आइटम इज इक्वल टू 4। अब क्या ऑब्जेक्ट में 4 है? नहीं है। देन फिर एल्स क्या करेगा, 4 एक ऐड कर देगा, और 4 का वैल्यू जो होगा वो 1 ऐड कर देगा। ओके, अब फिर नेक्स्ट 2 आ गया। ओके, तो नॉट 2, आइटम इज इक्वल टू 2 है, अब हमारे यहाँ पे आइटम इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी कंडीशन है, ऑब्जेक्ट डॉट कंटेन्स आइटम, क्या ऑब्जेक्ट में 2 है? तो हाँ, हमारे पास तो 2 है। ओके, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो जब ट्रू रिटर्न हुआ, तो ऑब्जेक्ट ऑफ 2, देखो ओबीजे ऑफ 2 इज इक्वल टू ओबीजे ऑफ 2 प्लस 1। तो ओबीजे ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा? 1 है, और इसका वैल्यू और प्लस 1 जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग फिर से रीअसाइन कर रहे हैं ओबीजे ऑफ आइटम में। तो जैसे ही रीअसाइन करें तो इसका वैल्यू यहाँ पे, अब जैसे ही ये लूप खत्म होगा, तो अब हमारा 2 का वैल्यू होगा 2। ठीक है, ये चीज समझ में आया? सेम चीज है जैसे 1 का वैल्यू रिपीट होकर 2 हुआ है। समझ में आया बात? ओके। एनी डाउट एनीवन? ओके चलो, तो या फिर से अब क्या होगा कि 2 2 तो हो गया, अब मेरे पास 5 आएगा। 5 ऐड जैसे ही लूप चलेगा तो आइटम इज इक्वल टू 5 होगा, अब आइटम का वैल्यू 5 हो गया। अब क्या फिर ये कंपेयर करेगा कि 5 है या नहीं, ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो ये क्या करेगा, सिंपल सा एल्स कंडीशन चलेगा, और 5 ऑफ 1, तो 5 हमारे पास एक है। तो लास्ट में तुम्हारे पास, जो तुम शुरू में ऑब्जेक्ट क्या लिए थे, शुरू में ओबीजे ओबीजे इज इक्वल टू, तुमने लिया था ये, है ना शुरू में। तो इसका स्पेस कितना है, इसका स्पेस 0, ओ ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं है तो इसमें कांस्टेंट है इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जब तुम्हारा पूरा एल्गोरिदम चल गया, जब तुम कंप्लीट सॉल्व कर लिए, तो अब इस ऑब्जेक्ट का कितना लेंथ हुआ, ऑब्जेक्ट का लेंथ देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पांच पांच की वैल्यू पेयर है ना इसमें, 1 2 3 4 5, तो तुम्हारा 5 हो गया। अब देखो इसमें तुम्हारे पास एलिमेंट कितना लिए थे, n इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे कि मेरे पास तो n इज इक्वल टू 7 है, लेकिन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग सिर्फ 5 लिए हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, वो कंडीशन भी सोचो कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमेशा जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचना, तो वर्स्ट कंडीशन सोचना सबसे पहले, कि इसका वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है। तो देखो वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, कि सब जो एलिमेंट होगा वो एक ही एक होगा। ठीक है, तो जब सब एलिमेंट एक ही एक होगा, तो ये वाला कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो हमेशा सब में क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1। तो उस कंडीशन में हमारे पास कितना एलिमेंट आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट में, जितना एलिमेंट हम लोग यहाँ ले रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज इक्वल टू 7, कितना है, 4 5 9 9। तो n इज इक्वल टू 9 हम लोग इस केस में ले रहे हैं, सेकंड केस में। तो n इज इक्वल टू 9 हम लोग ने लिया, अब वर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया हमारे पास, स्पेस 9, है ना। तो इस कंडीशन में इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O ऑफ n। तो नंबर नंबर ऑफ, जैसा मैंने बताया था उसके डेफिनेशन में,
कि नंबर ऑफ लेंथ्स पे लेते हैं, मतलब इनपुट के, जो इनपुट हम लोगों ने कितना लिया था n 7, तो अब क्या होगा कि जितना नंबर ऑफ n होगा हमारे पास, उसका वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि हाँ उतना ही स्पेस हमारा खाएगा, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया तुम्हारा ओ ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये चीज समझ में आया सबको? हाँ जी सर। चलो, और एनीवन एल्स? कुछ कोई मतलब कुछ पूछना हो या कुछ नहीं समझ में आया हो? अभी हम लोग फिलहाल कितने हैं? चलो 5 है, शायद मे भी वो लोग कनेक्ट हो गए, चलो कोई नहीं। चलो, तो मैं वो बता रहा था, तो वो चीज़ समझ में आ गई ना, हमारा जो अभी मैंने एल्गोरिदम समझाया, ठीक है? तो अब देखो, अब इसी बहाने हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कर लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे लूप लगाया, तो लूप लगाया तो ये नंबर ऑफ एन हमारा 9 है, 5 7 है इस केस में, और लूप हमारा कितने बार चला? 7 बार चला। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है, ठीक है? टीसी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा ओ ऑफ एन है, ठीक है? चलो, ये सब तो हो गया। मुझे नहीं लगता इतना बताने के बाद डाउट होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, मैंने ये है टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, तो मैंने यहाँ पे एक लिंक खोज के रखा है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिला था, तो सोचा तुम लोग के साथ शेयर करूँ। तो ये जीएफजी का है, टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन इन कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो ना कितने टाइप्स ऑफ नोटेशंस होते हैं, जैसे कि बेसिकली ये क्या है ना, मैथमेटिकल टूल यूज टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम, मतलब कि मैथमेटिकल टूल्स है, वो एनालाइज करता है एल्गोरिदम एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस पे, ठीक है? कि क्या इसका एफिशिएंसी है, कि नंबर ऑफ इनपुट चेंज कर रहे हैं या साइज चेंज कर रहे हैं उसका, तो क्या उसका एफिशिएंसी चेंजेस हो रहा है, ठीक है? तो वो तीन टाइप के होते हैं मेनली, जो नेमिंग इसका है, तो वो तीन टाइप के होते हैं: बीगो नोटेशंस, ओमेगा नोटेशंस और थीटा नोटेशन। तुम लोग अगर पढ़े होगे तो इसके बारे में जरूर स्टार्ट मतलब सुने होगे कि क्या होता है ये सब नोटेशन, ठीक है? तो सबसे पहले आता है थीटा नोटेशन। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, अगर कुछ डाउट होगा बाद में तुम लोग को इस सेशन के बाद अपने से अगर पढ़ोगे तो फिर पूछ पूछ लेना, ठीक है? तो कोई भी इसमें थीटा नोटेशन में क्या होता है ना, कि कोई भी एक तुम्हारा एल्गोरिदम होता है, तो उसमें ये क्या करता है ना कि एवरेज वैल्यू ले लेता है, ठीक है? थीटा नोटेशन इनक्लोजेस द फंक्शन फ्रॉम एबव एंड बिलो सिंस इट रिप्रेजेंट द अपर। ओके, इससे पहले एक और चीज मैं तुम लोग को बता दूं कि जैसे मैं यहाँ पेंट खोल लेता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया ना, फॉर लूप लगा के चलाया, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन हुआ, ठीक है? अब एक ऐसा एल्गोरिदम होगा जिसका की होगा ए ऑफ प्लस 2n, ठीक है? ये इसका ए मतलब मान लो कांस्टेंट है, और 2n करके तुम्हारा पूरा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकला या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकला। तो अब क्या होगा इसका वैल्यू? तुमको इसका जो मैक्सिमम होगा ना, जैसे मान लो कितने टाइप्स ऑफ ये होते हैं, मैं पहले ये बता देता हूँ कितने टाइप्स ऑफ हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है। पहला है कांस्टेंट, दूसरा है लॉगरिथमिक, उसके बाद तीसरा है क्वाड्रेटिक, ठीक है? तो इसमें क्या क्या आता है? कांस्टेंट में हमारा 1 होगा, ठीक है? या 3 होगा या 4 होगा, अगर सिर्फ इतना टाइम खा रहा है तो ये कांस्टेंट होगा, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स पे बेस नहीं है तो, ठीक है? फिर दूसरा होता है तुम्हारा एल्गोरिथमिक। एल्गोरिथमिक में क्या होता है कि ए ऑफ 2n, ठीक है? ए ऑफ 2n है, तो इसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा ना, वो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। मैक्सिमम कैसे होगा? जैसे देखो, एन तुम्हारा है, एन से ज्यादा खाएगा तुम्हारा स्पेस, एन स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद फिर खाएगा तुम्हारा एन क्यूब, ओके? फिर इससे सॉरी, यहाँ पे ये होगा एन ऑफ लॉग एन। तो एन का वैल्यू कुछ रखो, मान लो तुम 10 रखो, एन इज इक्वल टू 10 है, ठीक है? जब भी ऐसा हो तो एन इज इक्वल टू 10 मान के चलो, तुम्हारा पता चलेगा किसका किसका वैल्यू कैसे रहता है। तो तुम्हारे इस बेसिस पे रखो यहाँ पे, तो 10 हो गया। और उसके बाद फिर एन लॉग एन, 10 इंटू लॉग ऑफ 10 का 1 वैल्यू होता है। तो कोई कोई केस में 1, अभी हम 10 लिए हैं तब हुआ है, मान लो अगर हम 20 लेते हैं
तो यहाँ पे क्या होता है, 20 × log of 10, 2, तो 20 हो जाता है, ठीक है। तो log of n, ये अभी वैल्यू हमारा 10 रिटर्न कर रहा है, मान के चलो। अब हमारा एन स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर का 100 होगा, उसके बाद फिर 1000 होगा, 1000। तो इस तरह से हमारा हम लोग पता करते हैं कि कौन सा वैल्यू क्या किसका ज्यादा है, ठीक है। इससे कम होता है log of n, log of n। तो अब देखो n का वैल्यू यहाँ पे 10 डाल के देखो, तो जब तुम्हारा n 10 है और तुम्हारा क्या होगा, log of 10 = 1, है ना। तो जब तुम n दिए तो उसका स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ 1। जब तुम n दिए यहाँ पे इसमें, तो तुम उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ वही वही वैल्यू जो तुम लिए n। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी बता रहा है कि जब भी हम थीटा नोटेशंस में कोई भी एक होता है ना, जैसे कि यहाँ पे फिर से मैं खोलता हूँ इसको, नया कंट्रोल n। हाँ, तो कोई भी एक तुम्हारा एल्गोरिदम होगा, वो उसका मान लो बाद में कैलकुलेट होकर के a+2n और 3n²। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, एनीवन, कोई बता सकता है? इस पूरे का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, अगर हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं तो? 0 log n नहीं। omega log n. order of n square. हाँ, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, हमेशा मैक्सिमम देखना। देखो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्या है, अभी हम लोग बीगो नोटेशन पढ़ेंगे। वो क्या करेगा, हमेशा तुम्हारा वर्स्ट कंडीशन को कैलकुलेट करेगा। कोई तुमसे पूछे ना कि ऑर्डर ऑफ इसका ऑर्डर क्या बोलते हैं, बीगो नोटेशन इसका कितना है, ठीक है। तो बीगो नोटेशंस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बीगो नोटेशंस होता है वर्स्ट कंडीशन, और तो अभी हम लोग जैसे थीटा नोटेशन के बारे में बता रहे हैं, तो इसका एवरेज कंडीशन हम लोग उस टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n²। अब कोई एक ऐसा होगा कि n log n है प्लस n² है प्लस 2n है और प्लस 1 है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ ऑफ बिगो नोटेशन क्या होगा इसका, एनीवन? Order of log n log n. O of and n क्या log होगा, n. n log n। ओके चलो, एक एक का आया इसका, और कोई? मेरा भी यही है। तुम्हारा भी यही है, ठीक है। अब देखो तुम दोनों का गलत है, मैं बताता हूँ कैसे। मैंने क्या बताया तुमको, अगर पहचानना है कि कौन ज्यादा है, इसमें से कौन सा ज्यादा है तुमको सर पहचानना है। O हाँ। of O of n square आएगा इसका। हाँ, सही है, ये सही है। ये कैसे पता लगाना है, देखो ये इस तरह से पता लगाना है। मैंने तुमको बताया ना कि n का वैल्यू तुम 10 मान लो, क्योंकि 10 जो है इजी हो जाता है, ठीक है। कौन सबसे ज्यादा वैल्यू है, वो तुम्हारा वर्स्ट कंडीशन बताता है, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ मतलब बिगो नोटेशन। तो इसमें क्या होता है ना कि n का वैल्यू तुम n मान लो 10, ओके। एंड तुमने 10 मान लिया। अब यहाँ पे देखो इसका 10 × log of 10, log of 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 10 × 1, 10 हमारे पास हुआ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, 10 × 10, n² है, तो 100 होगा। उसके बाद 2 × n कितना होगा, 20 होगा, और प्लस 1 होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन है, 100 है ना। तो अब हमारा बिगो ऑफ नोटेशन मतलब उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n², ओके। तो बिगो नोटेशंस ये होता है। आगे तुम इसमें देखोगे कि इसमें थीटा नोटेशंस के बाद थीटा नोटेशन पे मैं आऊंगा, ओके। तो यहाँ पे देखो बिगो नोटेशन। सर अगर इसका साइज सर अगर इसका साइज इंक्रीज होगा तो उस हिसाब से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगा। कोई जरूरी नहीं है, जहाँ पे टाइम, जहाँ ऐसा ऐसा भी तुम लोग सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट होगा कि टाइम ज्यादा मतलब स्पेस ज्यादा ले लो, लेकिन हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका कम हो जाए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए स्पेस ज्यादा ले लोगे, स्पेस ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट रहेगा इंटरव्यू का खुद से कि चलो हम मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं, या हमको कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लो, बट हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका मिनिमम चाहिए, एफिशिएंट। तो उस तरह से क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, अच्छे अच्छे मतलब अमेजोन ये सब में ऐसे ही पूछते हैं, ओके।
तो देखो बीगो नोटेशन के बारे में बता रहा था कि बीगो नोटेशन रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, देयरफॉर इट गिव्स द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो देखो अगर मान लो कोई एक एल्गोरिथम है, उसका जैसे बताया ना मैं कि टू एन का ग्राफ कैसे जाएगा, सिंपल इस तरह से जाएगा। टू एन का ग्राफ कैसे जाता है, मान लो यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, ठीक है, तो टू इंटू वन यहाँ से सीधा जाएगा, मान लो कुछ होगा वैल्यू, ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एन स्क्वायर का ग्राफ कैसे जाता है, अगर कोई इस तरह से है तो एन स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से जाता है ना। तो अगर दोनों को एक साथ डाल दे, यहाँ पे भी इसको डाल दे, तो ये इस तरफ यहाँ से गया और ये यहाँ से, ये एन स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर है और ये है एन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब तुम इसमें बोलोगे कि अपर और बाउंड, अपर और लोअर, तो इस तरह से हम लोग अपर बाउंड और लोअर बाउंड देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज वही बता रहे हैं यहाँ पे ग्राफ को करा के कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड, तो ये हमेशा वर्स्ट कंडीशन दिखता है। तो जो अपर बाउंड होगा, जिसका सबसे ज्यादा ऊपर होगा ग्राफ इन सब से, तो वो उसका होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एन का ग्राफ ऊपर जा रहा है और एफ ऑफ एन का ग्राफ नीचे है। तो हमारा बिगो नोटेशन क्या दिया, जी ऑफ एन, जिसका वर्स्ट कंडीशन है, जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, वो लिया, है ना। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा अच्छा दिया है। जैसे मान लो लॉग ऑफ बिलोंग्स टू वन, ओके वेट वेट, हाँ यहाँ पे ये देखो एन बाई फोर है, मतलब कोई बाद में कैलकुलेट करके आया एन बाई फोर, तो उसका उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन, टू एन प्लस थ्री, जैसा मैंने बताया। तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, एन, ओ ऑफ एन, है ना। फिर यहाँ पे देखो एन बाई हंड्रेड और प्लस लॉग एन। तो लॉग एन, एन बाई हंड्रेड क्या है, एन बाई हंड्रेड को अगर तुम देखो, कोई भी अगर कांस्टेंट है ना ये सब, तो कांस्टेंट को कोई वैल्यू नहीं होता है, मान रखना ही मत, ठीक है। तो इसको वन की तरह मानना, एन बाई वन, ओके। तो एन बाई वन एन है, एन प्लस लॉग एन, तो एन बड़ा है या लॉग एन बड़ा है, एन बड़ा है, सिंपल से, ठीक है। तो इसलिए बिलोंग्स टू ओ ऑफ एन हुआ। अब यहाँ देखो दूसरा कंडीशन, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर बड़ा है क्योंकि एन का जगह अगर हम लोग टेन रखेंगे तो हंड्रेड होगा और प्लस टेन, तो इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर हुआ। टू एन स्क्वायर, ओके, टू एन स्क्वायर हो गया, तो इसका भी एन स्क्वायर हुआ, एन स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एन, तो इसका मतलब कि जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू वो बिग ओ नोटेशन। अब तुमसे इंटरव्यू में पूछ दे कि अच्छा थीटा नोटेशन बताओ, तो तुम क्या वो बताओगे, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन, नहीं, थीटा नोटेशन में क्या होता है कि वो तुम्हारा एवरेज एवरेज टाइम निकाल के देता है, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारा ग्राफ है, किसी का सी टू जी एन, मतलब जी एन, जी ऑफ एन है, वो ऊपर जा रहा है, और किसी का सी वन जी ऑफ एन है। तो ये क्या करेगा, इसका एवरेज कैलकुलेट करेगा, एवरेज कैलकुलेट करने के बाद वो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका वापस करेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, यहाँ पे देखो हंड्रेड का वन, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो वन ही होगा। लॉग लॉग ऑफ एन स्क्वायर, लॉग ऑफ टू थाउजेंड, ये वन होगा, जहाँ पे एन नहीं होगा वहां पे वन होगा, ओके। अब देखो एन बाई फोर, एन बाई फोर का एन हुआ टू ऑफ एन प्लस थ्री, ये हो गया तुम्हारा एन हो गया, एन बाई हंड्रेड प्लस लॉग एन, ये तो ये सिंपल सा है, हाँ एन स्क्वायर, ये भी उसी तरह का है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बेसिकली ये एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद एक थर्ड टाइप का आता है ओमेगा नोटेशंस, वो क्या करता है, लोअर बाउंड को देता है, लोअर बाउंड। और जैसा मैंने एग्जांपल दिया ना, इसमें ओमेगा नोटेशन कौन होगा, बताओ, एन स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन और एन लॉग एन, इसमें ओमेगा नोटेशन क्या होगा, एन होगा, ओ सही, ऑफ एन। सही, एकदम सही, ओ ऑफ एन नहीं, ओ ऑफ, ओ हमेशा ये बीगो नोटेशन होता है, ठीक है। ओ ऑफ एन मत बताना कभी, ओ ऑफ एन हमारा हमेशा बीगो बीगो नोटेशन होता है। तो बीगो नोटेशन तुम्हारा एन वर्स्ट बताना केस कल। होता है, हाँ, थीटा, थीटा ऑफ एन। थीटा ऑफ एन, ठीक देखो है। यहाँ थीटा ऑफ एन, थीटा ऑफ वन, थीटा ऑफ एन स्क्वायर, है ना, इस तरह से। तो हमारा जो सबसे जो ये होगा वो बिलोंग करेगा उससे। तो देखो एक एग्जांपल यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एक फंक्शन है एफ एन टू एन स्क्वायर प्लस फाइव, इसका बीगो नोटेशन एन स्क्वायर हो गया, सेम चीज है। इस पे प्रैक्टिस करना तुम लोग, ठीक है। अच्छा अच्छा इसमें आता है इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन सब, तो ये सब तो है, चलो ये तो सब बताओ। सर इट मीन्स ओमेगा नोटेशन मतलब वर्स्ट केस नहीं।
फॉलो करता ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट होता है, एक लॉगरिथमिक होता है, हम लोग देख चुके हैं। एन लॉग एन भी हो जाएगा, एन ऑफ लॉग ऑफ एन हो जाएगा कभी कभी। फिर क्वाड्रेटिक में हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब हो जाएगा, ये सब होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ के थ्रू समझाने का कोशिश किया है कि इस तरह से हम लोग का ओ ऑफ एन स्क्वायर का यहाँ होता है, ओ एन लॉग एन का यहाँ तक ग्राफ जाता है, एन का इस तरह से सीधा जाता है, ओ ऑफ वन का कांस्टेंट जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अलजेब्रिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब तो मैंने बताया है ना, ये सब का कवर हो गया इसमें। अब देखो एक कोड वाइज से मैं बता रहा था कि एक एरे है जिसका स्पेस है एन, ये है तुम्हारा जावा में। ये जो कोड है ये लिखा हुआ जावा में। अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो तो मैं बता दूंगा अच्छे से कि ये एक एरे है जिसका स्पेस है एन, मतलब मान लो एन इज इक्वल टू 5 है, तो इस एरे में से 5 एलिमेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आई क्या है कि वो कैलकुलेट कर रहा है कि एन में कितना है, एन में कितना एलिमेंट है। तो एन में 5 एलिमेंट है, तो क्या करेगा आई एक बार 0 1 2 3 4 तक जाएगा, क्योंकि आई लेस देन 5 होना चाहिए, तो वो प्रिंट कराएगा। तो इस पार्टिकुलर फंक्शन का हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ वो एन हो गया, बीगो ऑफ एन। तो हमेशा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताया जाता है ना, तो वो बीगो नोटेशन बताया जाता है। ठीक है, थीटा नोटेशन ये सब मत बताने लगना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाओगे। बेसिकली जो भी पूछते हैं वो बीगो नोटेशन वाले पूछते हैं कि इसका बीगो नोटेशन, वो नहीं बोलेंगे कि बीगो बताओ, थीटा बताओ या ओमेगा बताओ। सिंपल पूछेंगे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, तो तुम लोग को ओ ऑफ एन बताना है। ओके, क्योंकि ये सर 5 बार चला। बिग ऑफ एन इसमें बताना है क्या, हाँ हाँ, बीगो ऑफ जब एन लूप इसका। चलेगी, हाँ हाँ, लूप वाले में बताना है। हाँ मैंने बताया था ना कि जितना एलिमेंट होगा उतने बार लूप चल रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन पे डिपेंड कर रहा है टोटली, तो इसलिए हमारे पास एन हो गया। अब देखो दूसरा ऑप्शन, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि एक आई है, आई इंटीजर लिया है, उसको एन इजकल टू 5 है यहाँ पे। ठीक है, एन इजकल टू मान के चलो, एन इजकल टू 5 एलिमेंट हम लोगों ने लिया है। अब आई तो 5 बार चल जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, ये जो लूप चला इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, एन हुआ, है ना। एल अब इसकी बीगो ऑफ इनर, वो ये है इनर लूप, इस फॉर लूप के अंदर भी लूप है। एन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ना कि ये भी कहाँ तक ले रहा है, 5 तक ले रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है और 5 तक, तो इसका क्या होगा, ये भी एन हो जाएगा। ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा टोटल। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो इस कंडीशन में जब इनर लूप होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि टोटल, अब देखो इसका इसका भी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना, एक कंडीशन जो चेक कर रहा है, तो देखो आई नॉट ऑफ जे, तो ये तो कांस्टेंट टाइम में रिटर्न कर देगा कि आई का वैल्यू 1 होगा एक टाइम पे, आई जे का वैल्यू 2 होगा, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 2, इसमें कोई एन पे डिपेंड नहीं किया। ठीक है, तो इसका ओ ऑफ 1 होगा। देखो इसका इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ गए, ये पहला का निकला ओ ऑफ 1, ओ ऑफ 1, ओ ऑफ 1। ठीक है, अब एंड है, एंड, यहाँ अब हम लोग एंड लेंगे। अब ए ऑफ आई प्लस जे, ए ऑफ आई कुछ होगा, 2 होगा मान के चलो, 2 + 3 इज इक्वल टू जेड। यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, 2 + 3 5 हो गया, इज इक्वल टू जेड का वैल्यू कुछ होगा मान लो 10। वो सिर्फ मतलब कंडीशन चेक कर रहा है कांस्टेंट टाइम में, तो ये भी होगा हमारा ओ ऑफ 1। ठीक है, तो अब देखो एंड है, तो इसका टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, इज इक्वल टू ओ ऑफ 1, है ना। अब फिर लास्ट में आके रिटर्न ट्रू कर देगा, तो रिटर्न ट्रू, सिर्फ रिटर्न ट्रू कर रहा है तो ओ ऑफ 1 टाइम में कर रहा है, सिंपल, कोई भी एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा कांस्टेंट। अब देखो, अब जब लूप के अंदर है तो कैसे करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या होगा, एन इंटू मतलब ओ ऑफ एन, ठीक है, ओ ऑफ एन समझना, एन इंटू ओ ऑफ 1 1, तो इसका टोटल कितना हुआ, अगर इसको सम करोगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और लॉग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो गया इस पार्टिकुलर फंक्शन का एन स्क्वायर। कौन बोल कौन बोल रहा था इसका आंसर, किसी ने सर मैं जवाब दिया था।
सेकेंड। हाँ, ओके, बढ़िया था। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, अब अदर अदर एग्जांपल देखते हैं। एक काउंट वेरिएबल लिया हम लोगों ने, उसमें n इज इक्वल टू मान के चलो 5 है। ठीक है, i का वैल्यू 5 हो गया। अब 5 ग्रेटर देन 0, मेरा क्या है, 5 जब तक मेरा ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलेगा। वाइल लूप होता है हमारा, सभी सभी लैंग्वेज में हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं। तो जब तक 5 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये चलेगा। अब मान के चलो 5 का वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन अभी आ रहा है। अब इसके अंदर हम लोग लूप लगाएं, फॉर जे इन रेंज ऑफ आई। तो जे हमारा क्या है अभी, ये लूप लेगा इससे, रेंज ऑफ आई, आई क्या है 5 मेरा, तो 0 1 2 3 4 मतलब 4 बार चलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये लूप खत्म हुआ तो हम लोग आई का वैल्यू हाफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका कैसे होता है। ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, इसको देख लेना, ये वाला एग्जांपल अच्छा है। ओके, दिस इज ए ट्रिकी केस। इन फर्स्ट लुक इट सीम्स लाइक कॉम्प्लेक्सिटी है n इंटू लॉग n। क्यों? क्योंकि एक तो while लूप चल रहा है, n होगा इसका, और ये जो लूप चल रहा है, ठीक है, पहले देखो क्या है, ये फॉर लूप का, सॉरी, ये फॉर लूप का n होगा, ये फॉर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगा। अब लेकिन क्या कर रहे हैं हम, हर फॉर लूप खत्म होने के बाद हम i को हाफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा आई का जो रेंज है वो हाफ हो जा रहा है। तो जब हम पहली बार आई 10 था, मान के चलो पहली बार आई 10 था, तो दूसरी बार जब लूप चलेगा तो वो 5 बार चलेगा। जब तीसरी बार लूप चलेगा तो वो 2.5 टाइम चलेगा, मान के चलो। फिर जब तीसरी बार चलेगा तो 1.25, इस तरह से, तो हाफ करते जा रहे हैं। तो जब हाफ वो होते रहता है आई का वैल्यू, तो लॉग ऑफ एन हो जाता है मोस्टली। ठीक है, तो इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये एन इंटू लॉग ऑफ एन है। ठीक है, क्योंकि फॉर जेज लूप के लिए एन है, जैसा मैंने बताया, जेज लूप के लिए, जे वाला लूप ये है, जे लूप के लिए एन है, और आई वाले लूप के लिए लॉग ऑफ एन है, बट इट इज रॉन्ग। लेट्स सी व्हाई। थिंक अबाउट द हाउ मेनी टाइम्स काउंट प्लस प्लस विल रन व्हेन आई इज इक्वल टू एन, इट विल रन एन टाइम्स। सही है, ये जब आई इज इक्वल टू एन होगा तो वो एन टाइम चलेगा, कौन, जे। जब आई इज इक्वल टू एन बाई टू होगा तो जे भी तो एन बाई टू टाइम चलेगा, है ना। उसके बाद फिर आई इज इक्वल टू एन बाई फोर, तो जे भी रन एन एन बाई फोर टाइम चलेगा, कि हम लोग जे को आई तक ले रहे हैं, और सो ऑन। तो जितना जो आता है हमारा इसमें अलजेब्रिक वैल्यू, उसको हम लोग सम करते हैं, एन प्लस एन बाई टू प्लस एन बाई फोर। इसको अगर लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन से सॉल्व, सॉरी, अलजेब्रा के एक्सप्रेशन से सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा एन। ठीक है, तो कैलकुलेट होकर के इसका वैल्यू आएगा एन, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है ओ ऑफ एन। ये पता है मुझे, तुम लोग समझ में, ज्यादा आधे को समझ में आया होगा या किसी को समझ में नहीं आया होगा, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी सॉल्यूशन क्योंकि है। इसमें इसमें n ज्यादा आ रहा है तभी है आ ना, गया सर, आ गया। हाँ, n तो रिपीट हो रहा है ज्यादा हम्म, बार, हाँ हाँ हाँ, तभी n आ गया ना। अगर इसका तुम सम करोगे ना, इस टोटल का सम करोगे, तो तुम्हारा एन का वैल्यू जो होगा वो हमेशा, सॉरी, इस जो एल्गोरिथम सॉल्व सॉल्व करोगे तो इसका एन आएगा, एन स्क्वायर या एन क्यूब, ये सब नहीं होगा, तो इसलिए इसका एन ओ ऑफ एन होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सब तुम लोग सॉल्व करना, तुम लोग का अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है, ट्राई करूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने का तुम लोग को। ठीक है, तो ये होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का खेल। और मेरे ख्याल से मैंने सब पॉइंट टच कर लिया है, अगर कुछ छूटा है, तुम लोग को कुछ पता है तो बता सकते हो। थैंक्स शिवम। हाँ हाँ, सॉरी, शिवम, यू कैन आस्क क्वेश्चन। भैया मैं पूछ रहा, जैसे ये आप बोल रहे हो कि ऐसे इस टाइप के आएंगे, तो वो जो इंटरव्यू होगा जिस टाइम, उस टाइम कोड कोड देंगे वो लोग हमें, कि क्वेश्चंस पूछेंगे उस टाइम, उस इस टाइम पे टाइप का होगा? देखो, डिपेंड करता है कितने पैकेज का तुम्हारा इंटरव्यू है। मैंने पहले भी बताया हम्म, था ना, कि अगर तुम्हारा पैकेज अच्छा है, 5 से अबव है, 6 to 10 है, तो वो लोग तुमसे कोडिंग पूछेंगे। जिस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया ना, जो शुरू में बताया था, ऑब्जेक्ट वाला, तो ऑब्जेक्ट वाला जो हम्म, क्वेश्चन होगा, वो सर वो लोग उस टाइप का क्वेश्चन देके मतलब देखते हैं स्टूडेंट का कि क्या है उसमें, लॉजिक बिल्डिंग है या नहीं है। हम्म, ठीक है, तो लॉजिक बिल्डिंग वाला सवाल क्वेश्चन देते हैं। अभी जैसे एक बंदे ने पूछा था एक्सेंचर का, मैंने भी एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया हुआ है, प्लस उसमें कैंपस सिलेक्शन भी हुआ हुआ है मेरा। क्रैक। हाँ,
हो गया था और एक्सेंचर में आपका? मेरा टोटल 5 कंपनीज में क्रैक हुआ था, जिसमें कि तो 3 थे ऑन कैंपस और 2 था ऑफ कैंपस। देखो 3 to 4 LP में तुमसे ना बेसिकली पूछेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद तुमसे पूछेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। उसके बाद फिर तुमसे स्ट्रिंग के बारे में पूछेंगे कि स्ट्रिंग क्या म्यूटेबल है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन सब, ठीक है। तो स्ट्रिंग म्यूटेबल होता है C++ में, अदरवाइज और किसी में नहीं होता है। और फिर तुमसे और पूछेंगे लिस्ट। हाँ, एसेंचर आपने ऑफ वो ऑन कैंपस करा था कि ऑफ कैंपस? एक्सेंचर का मेरा ऑन कैंपस था। आपको कुछ पता है मतलब कैसे अप्लाई करना है एसेंचर में, कब हाँ, होता है एग्जाम वो लोग क्या? देखो जब कैंपस में आते हैं ना, तो वो लोग 2 राउंड कराते हैं। पहला राउंड होता है गेमिंग एप्टीट्यूड। उसमें क्या होता है, उन लोग गेम गेम करवाते हैं, और वो नॉर्मल गेम नहीं है। वो तुम्हारा थिंकिंग बेस्ड रहता है, लॉजिक बिल्डिंग होता है। तुम्हारा कोई एक इस तरह का रहेगा कि एक स्क्रीन आएगा, ठीक है। गेम इस टाइप का होगा तुम्हारा कि एक स्क्रीन में 10 सेकंड के लिए कुछ नंबर आएंगे, ठीक है, और तुमको याद कर लेना है कि ये नंबर आया था। अब फिर 10 सेकंड जैसे खत्म हुआ, या 10 सेकंड बहुत ज्यादा बोल दिए, 5 सेकंड होता है। तो 10 सेकंड जैसे खत्म, 5 सेकंड जैसे खत्म हुआ, अब फिर तुम्हारे पास वो ऑप्शंस आ जाएंगे कि इनमें से कौन सा नंबर था। और वो 5-6 नंबर नहीं होते, बहुत सारे नंबर होते हैं। अब तुमको उसमें उसमें तुम्हारा मेमोरी देखा जाता है कि बंदे का मेमोरी कितना शार्प है, वो कितने कम टाइम में पकड़ लेता है इस चीज को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। मैं लिंक भेजूंगा वो उसका, उसको तुम्हें, ठीक है। पर ये एसेंचर कब होता है एग्जाम, कुछ पता है आपको? ये देखो एक्सेंचर प्लस कैपजेमिनाई दोनों ये सब करते हैं। एक्सेंचर का, सॉरी यार मैंने कैपजेमिनाई का बता दिया, ये कैपजेमिनाई में होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैपजेमिनाई का है। कैपजेमिनी जो है ना, वो इस तरह से राउंड लेती है। एक्सेंचर का सिंपल सा कोडिंग राउंड होता है। उसके बाद फिर तुम्हारा एप्टीट्यूड सब पूछते हैं थोड़े थोड़े, एंड जब इंटरव्यू होता है पूछते तो तुम, क्वेश्चंस? हाँ हाँ, कोडिंग राउंड में जब पहला राउंड होता है, फिर उसके बाद जब हम्म। इंटरव्यू होता है तो तुमसे नॉर्मली जैसा मैंने बताया ना कि पैकेज पे डिपेंड करेगा। वो लोग हम्म। एडवांस एएससी पे, जैसे मेरा एडवांस एएससी था, उस टाइम पैकेज था इसका 6.5 का, 6.5 LPA। तो उन लोगों ने मेरे से पूछा था अच्छा अच्छा क्वेश्चन, यार इतना भी हार्ड नहीं कि मैं नहीं बता पाऊँ। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था डीएसए का, जैसा मेरा तैयार, मैंने अच्छा तैयारी कर रखा था उस टाइम, तो मुझे इजी हम्म। लगा, तो मैंने बता दिया तुरंत, ठीक है। और हम्म। जो एक होता है नॉर्मल एसई के लिए था, ओके, तो हम्म। वो था, उसका पैकेज था 4.5 का। तो मेरे दोस्तों से पूछा, मेरे दोस्तों का हुआ कॉलेज का, तो उन लोगों से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, एरे एरे क्या होते हैं, कितने टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, अच्छा। ये सब होते हैं। और लिस्ट क्या होते हैं, क्योंकि उन लोग का पाइथन था, पाइथन से उन लोगों ने किया था। तो लिस्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं या नहीं, यही सब पूछा। बट यू शुड प्रिपेयर एटलीस्ट इतना कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन पूछे, हार्ड हार्ड पूछे या इजी, एटलीस्ट तुम लोग इतना प्रिपेयर कर लो कि आसानी से हो जाए। सर आप बस ये एक बार ये बता दो एसेंचर एग्जाम्स वगैरह कब होते हैं, कब निकलते हैं, कुछ पता नहीं ना सर? देखो यार, ऑन कैंपस का तो पता चल जाता है ना, ऑफ कैंपस का तुम लोग को खुद से पता करते रहना होगा। कहाँ से, उनके ऑफिशियल साइट से? हाँ, उनके ऑफिशियल साइट से पता करते रहना होगा, प्लस लिंक्डइन पे देखते रहो, कुछ कहीं ओपनिंग हो रहा है तो मुझे जैसे लिंक मिलता है मैं सेंड करता हूँ ग्रुप में कि अगर कहीं ओपनिंग है तो, है ना। वो लोग रिज्यूमे के हिसाब से करते हैं उस टाइम स्टार्टिंग में, या फिर वो अपने हिसाब से कैसे करते हैं मतलब? क्या? रिज्यूमे देखते हैं वो स्टार्टिंग में, जैसे पेपर देने से पहले रिज्यूमे देखते हैं वो हमारा? हाँ हाँ, ऑब्वियसली रिज्यूमे तुम्हारा देखेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे स्किल्स के बारे में पूछेंगे। नहीं मतलब जैसे कोडिंग राउंड होता है वो रिज्यूमे देखने से पहले होता है कि बाद में? और देखो तुम लोग फ्रेशर हो ना, तो तुम लोग से नहीं पूछेगा यार कोई, तुम लोग इतना, तो ऐसा कुछ तो नहीं कि तुम लोग के पास एक्सपीरियंस है इतना अच्छा अच्छा, तो तुम लोग से हार्ड हम्म। क्वेश्चन पूछे। एक बंदा बता रहा था ना कि उसने इंटरव्यू दिया, हाँ हाँ। एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत हार्ड पूछेगा, बट तो मैंने रिप्लाई किया था कि हाँ, इट इज अ मिथ फॉर फ्रेशर। देखिए वो लोग तुमसे एकदम हम्म। हाई चीज एक्सपेक्टेशन करेंगे, वो लोग तो तुमको हायर करके खुद से ट्रेन करेंगे फिर से। अगर तुम लोग मान लो वो टेक्नोलॉजी जान भी रहे हो, तो तुमको शुरू से सिखाया जाएगा। अच्छा। चलो आप एनी थोड़ा एक देखो, बार रिज्यूमे टेम्पलेट भेज दोगे अपना, मतलब किस टाइप से करना है, कैसे कैसे
ओके ओके, मैं एटीपी रिज्यूमे स्कोर। अपना भेज दूंगा। ओके ओके। और अनुराग कोटेशन नहीं लिया, कोटेशन नहीं याद हो जाएगा सब। बस अपना प्रिपरेशन अच्छे से रखो। हाँ, अपना कॉन्फिडेंस अच्छा, इंटरव्यू में हमेशा कॉन्फिडेंट रहना, कभी भी लो कॉन्फिडेंस मत होने देना। वो प्लस पॉइंट होता है कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने का। हाँ भैया, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। यार ये ज्वाइन नहीं करते हैं लोग, सिर्फ 3-4 होते हैं, इतने सारे ज्वाइन किए हुए ग्रुप में। क्लास ज्वाइन करना चाहिए, अच्छा अच्छा टॉपिक सब होता है। सर बोलेंगे और बोलेंगे। तुम लोग यार फीडबैक जैसा भी देना हो दे दिया करो, एटलीस्ट हम्म बाकी लोग को पता चले कि हाँ क्लास में कुछ तो हो रहा है। हम्म। चलो, लगता है मीटिंग खत्म होने वाला है। हाँ, 4 5 मिनट। मिनट बचे हैं। यार ये क्या है मतलब सिस्टम, अगर पहले तो इतना नहीं होता था। घंटों घंटा हम लोग कॉल पे रहते थे। हाँ, अब टाइम लिमिट लगा दिया है। हाँ। और पर ऐसे कर सकते हैं जैसे अभय एक। अनुराग अभय, एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू आस्क? इस सर आई इसके थिंक क्वेश्चन, सिस्को पे लिमिट नहीं है, सिस्को वेबिनार सिस्को, पे लिमिट नहीं है I think। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ उसे डाउनलोड करने का। एटलीस्ट यार रिकॉर्ड हो जाए सेशन। इसमें क्या है कि स्क्रीन शेयर करके मुझे रिकॉर्ड करना होता है, वो थोड़ा क्या है ना कि मेरा वॉइस फिर उसमें कम आता है। सर इसके क्वेश्चन किस वेबसाइट से कर सकते हैं? इसमें क्वेश्चंस तुम लोग मैं ना भेजूंगा क्वेश्चंस तुम लोग का, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को उठाओ और फिर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करो। कोई भी एल्गोरिदम उठाओ, जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया। हम्म। तो बिगो ऑफ बेस के बाद कौन नोटेशन। सा एरे? हाँ, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम लोग अच्छे स्ट्रिंग। अच्छे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ऐसा भैया क्वेश्चन पहले ऐसे करेंगे। करना ना आप, हाँ बोलो। टॉपिक वाइज हमें कराना, उसके बाद हमें पहले टॉपिक करा दिया, उसके बाद क्वेश्चंस करा दिए सारे उसके रिलेटेड। टॉपिक के बाद क्वेश्चंस यार साथ साथ चलेगा तो वही अच्छा होगा ना। नहीं नहीं, हाँ जैसे साथ आपने एक साथ टॉपिक सही करा है। दिया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग करा दिया जैसे आपने, हाँ, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे रिवाइज स्टार्टिंग से ही रहेगा ना साथ मतलब साथ। दो क्लास ये बोल रहे हो? हाँ ऐसे बोल रहा हूँ मैं, जैसे पहले क्लास में आपने स्ट्रिंग अच्छे से करा दिया, एक दो हम्म। क्वेश्चन करा दिया, उसके बाद अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस करेंगे ऐसे। हाँ, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लास में पॉसिबल नहीं है यार, ये लिमिट की वजह से, अदरवाइज हो हाँ। जाता। हम्म। चलो, अनुराग अभय, एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू गाइस? थैंक यू सर। सर नहीं यार, भैया बोलो। मैं उतना भी सीनियर नहीं हुआ। चलो तब ड्रॉप करते हैं, है ना? ओके। लेट्स रैप अप। गुड और नाइट। फीडबैक दे देना यार। ओके हाँ जी भैया। सर। हम्म, चलो बाय बाय।